गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। हमने रेप्लिकेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है और रेप्लिकेशन में हमने देखा था क्या बनता था। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनाते थे हम, है ना, मतलब रेप्लिकेट कर जाता था डीएनए। कब होता था ये? एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल। जो हमने सेल साइकिल 11th में पढ़ा था, उसका जो एस फेज़ होता था, उस एस फेज़ के अंदर क्या होता था, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता था, अपना एक कॉपी बना लेता था, ताकि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे जो दो कॉपी बना होगा डीएनए का, एक कॉपी इस सेल के पास चला जाएगा और दूसरा कॉपी दूसरे सेल के पास चला जाएगा। ओके, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अभी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। ओके, आरएनए, जो आरएनए बनता है डीएनए से, वो कौन सा आरएनए बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। ओके, डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये कब होगा सेल में? ये कभी भी हो सकता है, राइट, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन एस फेज़ जो है वो स्पेसिफिकली डीएनए से डीएनए बनाने के लिए होता है। लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? जब हमें कोई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कोई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कोई टीआरएनए की ज़रूरत पड़ रही है, कोई राइबोसोमल आरएनए की ज़रूरत पड़ रही है, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। कोई भी प्रोटीन बनाना होगा तब। और ये जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है सेल के अंदर, ये हमेशा चलता ही रहता है। कोई ना कोई एंजाइम बनाना होता है, और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, राइट। तो ये जो प्रोटीन्स होंगे वो फाइनली एंजाइम्स बना सकते हैं, या फिर प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्मोन्स भी तो होते हैं, है ना। हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कई सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के बारे में। अब जब उसको सिंथेसिस करना होता है तो वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डीएनए से उस पर्टिकुलर मैसेज को हमें कन्वर्ट करना होगा आरएनए में, फिर आरएनए से कहाँ जाएगा? वो प्रोटीन बनाने के लिए चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन क्यों नहीं बना लेता? हमें आरएनए से क्यों प्रोटीन बनाना होता है, राइट। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो राइबोसोम है ना, हमारा जो राइबोसोम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ओके, राइबोसोम आ गया हमारा साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो, अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बात करें तो प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। एक पर्टिकुलर रीजन होता है सेल के अंदर जहाँ पे कि डीएनए रहता है। अब हर जगह तो प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए घूम नहीं सकता ना पूरे के पूरे सेल में, क्योंकि डीएनए खुद एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और इतना लार्ज मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखने के लिए भी हमें बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसे हमें बाइंड करके रखना होता है। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगा, जो कि राइबोसोम, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और डीएनए खुद बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हमने स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है डीएनए का, राइट। तो इतने स्टेबल मॉलिक्यूल को डायरेक्टली हम प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डीएनए से एक आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना होता है। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो प्रोटीन्स बनते हैं उसके लिए हमें एमआरएनए का फॉर्मेशन करना होता है, एमआरएनए, और इसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये उतना स्टेबल नहीं है। जैसे कि डीएनए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, एक बार सेल में आ जाता है तो वो डिग्रेड नहीं होता, इवन ट्रांसमिट भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऑफ सेल में। लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनएज होते हैं, ये डीएनए के जितना स्टेबल नहीं होते। ये होते हैं स्टेबल डेफिनेटली, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। इसीलिए क्या होता है, जब आरएनए मॉलिक्यूल, ये पर्टिकुलर एमआरएनए मॉलिक्यूल जब न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम से ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बन जाने के बाद ये क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, राइट। इनका काम ख़त्म हो गया, ये डिग्रेड हो गए। कभी कभी क्या होता है, आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत टाइम तक सेल में सर्वाइव करते हैं। अब वो कब होता है? खुद सोचना,
जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, राइट, रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने क्या देखा, जो जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर जाइगोट को, इसमें भी तो बहुत सारे मतलब इसमें भी डीएनए होंगे, राइट, जाइगोट सिंगल सेल होता है, इसके पास भी डीएनए होगा। अब इस डीएनए में इन्फॉर्मेशन होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। भाई अब ये जाइगोट को कौन बताएगा कि तुम्हें किस तरह से डिवाइड करना है कि नहीं? इसको भी तो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा ना, कोई प्रोटीन्स होंगे। तो वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो mRNAs होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेल जब स्पर्म हो गया, हमारे ओवम्स हो गए, मोस्टली जो ओवम होते हैं, उस ओवम के अंदर जो mRNAs होते हैं, वही mRNAs आगे चल के उसको डायरेक्ट करता है कि तुम्हें सबसे पहले कौन सा सेल बनाना है, किसको पहले सिंथेसिस करना है। ओके, तो ये जो इतना डिस्कशन किया, इसका मतलब इसका बस कॉन्सेप्ट इतना था कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज़ में देखने को मिलता है। लेकिन डीएनए से mRNA का बनना और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये सेल में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखें, तुम्हारे सिलेबस में बस प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल दिया हुआ है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में उतना डिटेल में नहीं है। बस एक छोटा सा टॉपिक दिया है यूकैरियोटिक डिस्कशन के बारे में, और फिर वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से mRNA बन रहा है, तो ये अगर हम डीएनए का एक स्ट्रैंड देखें, तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही mRNA बनेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर रीज़न को मार्क किया है। पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता है। एक छोटा सा सेगमेंट जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता होगा, राइट, कोई प्रोटीन के लिए कोड करता होगा, या फिर कोई दूसरा राइबोसोमल आरएनए या टीआरएनए, कोई किसी भी चीज़ के लिए जो कोड करता है, उस पर्टिकुलर जगह से क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। ओके, अब सोचने वाली बात ये है कि अगर एक पर्टिकुलर रीज़न में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें रीड करके आरएनए बनाना है, तो डेफिनेटली एंजाइम्स चाहिए होंगे, जो एंजाइम्स के यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, इस पर्टिकुलर रीज़न को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, राइट। इस पर्टिकुलर रीज़न को रिकॉग्नाइज़ भी करना है, इस पर्टिकुलर रीज़न को हमें ट्रांसक्राइब भी करना है, और यहाँ पे जाते जाते हमें स्टॉप भी कर देना है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, इसमें कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे मेंशन किया है, छोटा सा सेगमेंट को, ये वाला स्ट्रैंड को मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेट बनाया है। 3 प्राइम एंड एक तरफ रहेगा डीएनए का डेफिनेटली, और दूसरा 5 प्राइम, और इधर 5 प्राइम तो इधर 3 प्राइम। यहाँ पे कई सारे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे। लेकिन ये जो आरएनए बनता है, वो दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए नहीं बनता। जैसे डीएनए में क्या होता था, दोनों ही स्ट्रैंड से, यहाँ पे अगर देखना, यहाँ पे अगर हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना था, तो उसमें क्या होता था, एक डीएनए न्यू डीएनए जो है इसके पास बन जाता था, दूसरा न्यू डीएनए इसके पास बन जाता था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, दोनों स्ट्रैंड कभी भी टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बस एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ये बिहेव करेगा, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन का होगा। ये वाला जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का। और इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से हमें आरएनए मिलेगा। अगर एक स्ट्रैंड से आरएनए मिल रहा है तो क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड बनेगा, ये स्ट्रैंड कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड से बन रहा है, राइट। एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बन गया तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया। अब सोचते हैं कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता है भाई। ओके, दोनों स्ट्रैंड से डीएनए बन जाता है, तो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए भी तो बन सकता है। हाँ, बन तो सकता है डेफिनेटली, इसके पास कैपेबिलिटी है कि दोनों स्ट्रैंड से बन जाए आरएनए। लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन गया, अब सोचो कि जो डीएनए मतलब जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, कम्प्लीमेंटरिटी पे। मतलब कम्प्लीमेंटरिटी मतलब यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, राइट। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन आएगा। तो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं ये सारे के सारे। यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ए टी, और इधर ए हो गया तो इधर टी हो गया।
अब सोचो कि ये जो स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, मान लो कि इससे हमें एक आरएनए मिला, ये वाला आरएनए मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ये तो आरएनए है, यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ग्वानिन है, ग्वानिन की जगह पे क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, उसका कम्प्लीमेंटरिटी, साइटोसिन की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्वानिन। एडेनिन की जगह फिर से क्या आ जाएगा, यूरासिल आएगा, क्योंकि थाइमिन की जगह यूरासिल आता है, और एडेनिन का यहाँ पे जो कम्प्लीमेंटरिटी बेस पे आएगा वो यूरासिल आएगा। तो देखो ये जो यहाँ पे एक स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया। अब अगर दूसरे स्ट्रैंड से भी बन जाता हमारा आरएनए, ये वाला स्ट्रैंड, तो ये वाला स्ट्रैंड से मान लो यहाँ पे एक आरएनए बनाते हैं, थाइमिन है इसके पास तो एडेनिन आएगा, साइटोसिन है तो ये साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आ जाना चाहिए, ये अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाना चाहिए, ये जो अगर थाइमिन है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए एडेनिन, और ये थाइमिन है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए एडेनिन, राइट। ये आना चाहिए स्ट्रैंड। तो लेकिन ये एक mRNA का स्ट्रैंड, सॉरी ये एक RNA का स्ट्रैंड बना सिंगल स्ट्रैंड, ये भी एक RNA का स्ट्रैंड बना, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुए, खुद देखना। यहाँ पे यूरासिल है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है ये ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन ये दोनों भी तो पेयर कर सकते हैं, ये दोनों भी तो क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो रहे हैं। अगर ये दोनों पेयर हो जाएगा तो क्या हमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे और ये खुद एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेंगे। और अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया तो भाई प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करोगे, क्योंकि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइबोसोम के पास जाते हैं, और राइबोसोम के अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसके अंदर आ जाता है हमारा ये mRNA का स्ट्रैंड, और इसी से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो RNA का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो पाएगा और ये दोनों खुद ही बाइंड हो जाएंगे, ओके। और एक और क्या बनता है, अगर एक और पॉसिबिलिटी देखें तो सपोज़ मान लो कि ये दोनों बाइंड नहीं भी हुए अचानक से, ओके, ये खुद प्रोटीन बनाने लग गया और ये भी प्रोटीन बनाने लग गया। तो अगर एक ही DNA का स्ट्रैंड इस तरह से दो RNA फॉर्मेशन करता और इससे भी एक प्रोटीन बनता और इससे भी ये प्रोटीन बनता, तो क्या दो अलग अलग प्रोटीन बनते, डेफिनेटली अलग अलग प्रोटीन बनते, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है देखो UCGUU ये सीक्वेंस और AGCAA ये सीक्वेंस, क्या ये दोनों सीक्वेंस अलग है। अगर ये दोनों सीक्वेंस अलग है तो दो अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे, राइट। इसका मतलब एक ही DNA स्ट्रैंड से दो अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये DNA का जो दो स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा, और उसी को देख देख के एक एंजाइम आएगा जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेगा, और उस सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ये ट्रांसक्रिप्शन होता है उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये मत सोचना कि DNA हर जगह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगा, मतलब ये जो 2.2 मीटर हमारा लॉन्ग DNA है ये पूरा का पूरा 2.2 मीटर ही ट्रांसक्राइब नहीं करता। कुछ रीजंस होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब करते हैं और कुछ रीजंस होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि DNA का पूरा रीजन जो है वो ट्रांसक्राइब करता होगा, ओके। अब देखते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या बताया था, ये जो एरिया है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओके, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसके पास जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास 3 एसेंशियल रीजन पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीजन है प्रोमोटर, दूसरा वाला क्या है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा वाला है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस पोर्शन में आते आते जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो स्टॉप होता होगा डेफिनेटली। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चरल जीन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि एक्चुअली प्रोटीन का कोड करता है, ओके, जिससे कि एक्चुअल mRNA बनेगा। और ये प्रोमोटर क्या होता है भाई, प्रोमोटर वो रीज़न होता है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहाँ जो जिससे कि
हमारा जो एंजाइम है जो कि आरएनए सिंथेसिस करता है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ठीक है, ये आ गया ये पोर्शन, तो अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट हो गया है, मुझे यहाँ से ट्रांसक्राइब करना है। ये वाला रीज़न देखना, ये जो डायग्राम है ये तुम्हारे एनसीईआरटी से ही लिया गया डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों डीएनए के दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में और दूसरा यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में है। ओके, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने एक रीज़न इस तरह से मार्क किया है। ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न क्या है? प्रोमोटर रीज़न। कोई भी अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये तीनों रीज़न डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीएनए में पूरा डीएनए तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता नहीं है। एक पर्टिकुलर छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब होंगे, तो उस पर्टिकुलर रीज़न को रिकॉग्नाइज भी तो करना ज़रूरी है कि नहीं? तो वो रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये जो प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, कुछ सीक्वेंस इनमें पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं और वही सीक्वेंस को एंजाइम जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहीं से स्टार्ट होता है। और क्या होता है, आगे चल के हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे, ये प्रोमोटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। नाम क्या है? प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब ये क्या करता होगा? प्रोमोट करता होगा। अब प्रोमोट करेगा तो किसको प्रोमोट करेगा भाई? ये जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम को आगे काम करने के लिए प्रोमोट करेगा। ओके, ये फास्ट काम करेगा कि स्लो काम करेगा, ये सारा कुछ कौन देखते हैं? ये रीज़न एक्चुअली देखते हैं। प्रोमोटर के बाद देखना, जो एंड रीज़न होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब एंजाइम सबसे पहले आके यहाँ पे क्या कर लिया है? इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मुझे यहाँ से ट्रांसक्राइब करना है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से, और जिस रीज़न से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है मतलब यहाँ से क्या होगा? हमारा mRNA बनेगा और उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। उसके बाद जहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन एंड होता है, मतलब जहाँ पे कि ये mRNA का सीक्वेंस एंड हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा? टर्मिनेटर रीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे? उस एंजाइम को उसको स्टॉप करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये जो दो स्ट्रैंड होता है, क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये हमेशा जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और उसका जो अपोजिट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा दूसरा वाला, उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है समझना। देखो, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, अब मान लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट है ATTAGCC। ओके, मान लो कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ए के पास क्या प्रेजेंट होगा? टी प्रेजेंट होगा। टी के पास एडेनिन, और ये थाइमिन के पास एडेनिन, एडेनिन के पास फिर से थाइमिन, जी के पास सी, सी के पास जी, और इसके पास भी जी आ जाएगा। राइट, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है तो डेफिनेटली आरएनए भी तो इसी स्ट्रैंड से बनेगा। ओके, अगर इस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ आरएनए। अगर यहाँ पे आरएनए बन गया इसका, तो एडेनिन से क्या बनेगा? थाइमिन बनना चाहिए, लेकिन ये आरएनए है तो यहाँ पे यूरासिल बनेगा। यहाँ पे mRNA लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे क्या बनेगा? एडेनिन। थाइमिन की जगह पे एडेनिन बनेगा। एडेनिन की जगह पे फिर से थाइमिन आना चाहिए, लेकिन ये आरएनए है तो यहाँ पे यूरासिल आएगा। जी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह यहाँ पे जी आएगा, और यहाँ पे एक और सी है तो यहाँ पे जी आएगा। ओके, देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर हुआ तो इससे हमारा mRNA बन गया इस तरह का। अब ये mRNA जो बना, इस स्ट्रैंड से मैच करवाओ, यूरासिल, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन। देखो दो एडेनिन है, दो एडेनिन है, एक यूरासिल, यहाँ पे थाइमिन, सी जी जी, फिर से सी जी जी। क्या ये एग्जैक्ट मतलब सेम दिख रहा है? एक्सेप्ट कि थाइमिन के जगह पे आरएनए पे यूरासिल दिख रहा है। मतलब इसके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास जो भी मैसेज है वो जब mRNA में जाएगा, जो कोड यहाँ पे जनरेट हुआ, ये कोड है ना। क्यों कोड बोल रहे हैं? क्योंकि ये आगे चल के प्रोटीन बना रहा है। राइट, ये कुछ कोड है जिसको हमें डिकोड करना है और हमें उसको प्रोटीन के फॉर्म में लाना है। राइट, तो ये जो कोड बना भाई, ये कोड जो है
इस स्ट्रैंड के जो सीक्वेंस है इससे सिमिलैरिटी रखता है, और इसी वजह से इस स्ट्रैंड को क्या बोल देते हैं हम, कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो आ जाएगा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। और अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। उसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीज़न है उसको अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, राइट, अगर प्रोमोटर को यहाँ पे शिफ्ट करा दो और जो टर्मिनेटर है उसको यहाँ पे शिफ्ट करा दो, तब क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड का वो भी उल्टा हो जाएगा। उसने ये बोला है। उसको जब हम लोग एनसीईआरटी फुल्ली डिस्कशन एक क्लास रखेंगे तब हम लोग उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि हमें ध्यान से देखना है। जितने भी डायरेक्शंस हैं, ओके, जितने भी डायरेक्शंस आएंगे वो सारे के सारे कौन सा स्ट्रैंड के बेसिस पे होंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे। ये याद रखना है हमें। जो भी डायरेक्शन हम इसमें बात करेंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे बात करेंगे। जैसे कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड ये है तो इस स्ट्रैंड का देखना 5 प्राइम एंड पे, इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड ये हो गया, राइट। तो ये 5 प्राइम एंड पे जो रीजन प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, प्रोमोटर। मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रोमोटर प्रेजेंट है, मैं बोल सकती हूँ ना। मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रक्चरल जीन का 3 प्राइम एंड पे प्रोमोटर प्रेजेंट है, मैं ये कभी नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शंस होते हैं वो डायरेक्शन कौन से स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग लिया जाता है, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो हमारा ये है। अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम डायरेक्शन ये हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा प्रोमोटर है, प्रोमोटर कहाँ पे पाया जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम डायरेक्शन में प्रोमोटर पाया जाएगा। और जो टर्मिनेटर है वो कहाँ पाया जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम डायरेक्शन में पाया जाएगा। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, उसको और थोड़ा जनरलाइज करके बोला जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसके 5 प्राइम डायरेक्शन के पास क्या पाया जाएगा, प्रोमोटर जो स्ट्रक्चरल जीन है, ओके। और उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट साइट होगा। स्टार्ट साइट के बाद क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा जो जिसके पास की मैसेज होगा और वो पर्टिकुलर मैसेज mRNA के फॉर्म में जाएगा। और उसके बाद जो 3 प्राइम डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या होगा, एक टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट होगा। और इस टर्मिनेटर साइट में कुछ सीक्वेंसेस होंगे और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या करेगा, उसको आगे चल के जो एंजाइम इसको सिंथेसिस कर रहा होगा उसको यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ओके। इसके बाद कोई सिंथेसिस नहीं होगा। तो फाइनली हमें जो mRNA मॉलिक्यूल मिलेगा वो यहाँ तक, ये जो एरिया है, ये जो सीक्वेंस एक्चुअली यहाँ तक मिलता है। इसी वजह से इसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन।